जब तक महादशा पहले चेक ना कर लो और लाल किताब दशा चेक ना कर लो, बोलना कभी शुरू नहीं करना। यहीं पर ज्यादा से ज्यादा बड़े से बड़े विद्वान धोखा खाते हैं। आज तक सारे आम इंसान से लेके साधु संत कुंडलिनी जागरण करने पे लगे हुए, सुश्री किसी की हुई हो तो बताओ। और अगर ये हो गई तो बेटा आदमी ना शायद 1 महीने में जीडी विशेष बन सकता है। सिंपल सी बात, ग्रस्त भोगो, शौक मत बनो। और शौक अगर बनाते हो तो इस शौक के अंदर ही आपका सारा नसीब नालियों में बह जाएगा। लाख अच्छा शनि हो, लाख बुरा शनि हो, ये काउंट ही नहीं करना। काउंट ये करना है कि शनि की दृष्टि अगर मंगल बुध के ऊपर पड़ गई तो ये दुनिया के टॉप क्लास नर्क योगों में से है। मैं बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फाइड हूँ अपने आंसर से जो भी मुझे गुरुदेव ने दिए हैं। और हमेशा ही क्लासेस में भी जब गुरुदेव से कोई क्वेश्चन किया जाता है तो वो इतना श्योर सॉल्यूशन देते हैं कि हम कम्प्लीटली सेटिस्फाइड होते हैं कि हाँ मतलब आई एम ऑन द राइट पाथ। तो आई एम वेरी सेटिस्फाइड विद द कोर्स ऑल्सो। गुरुजी की मैं इस महा क्लास में अटेंड किया पहली बार और मुझे ऐसा लगा कि वास्तविक गुरु जो सभी को समान भाव से देखते हैं और समान भाव से हर एक के प्रश्नों का उत्तर देते हैं। हालांकि जब गुरुजी आ रहे थे मैंने उनके चरण स्पर्श किया तो ऐसा जब उन्होंने सिर पर हाथ रखा ऐसा महसूस हुआ कि किसी दिव्य आत्मा ने सिर पे हाथ रखा। और गुरुजी के बारे में मैं जितना भी कहूँ, कहते हैं शब्दों से गुरुजी को परखा नहीं जा सकता। अभी मैंने गुरुजी की क्लासेस लेने स्टार्ट किया तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छे से मुझे सब समझ आ रहा है जो मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मुझे ये मैं इस ज्ञान में मैं जा सकती हूँ। मुझे इंटरेस्ट बचपन से ही था, लेकिन इनकी वीडियो देख देख के मुझे इतना इंटरेस्ट हुआ कि मैंने सोच लिया कि बस अब इस ज्ञान में तो मैंने जाना ही जाना है, अब मैंने पीछे नहीं रहना। तो मुझे बहुत अच्छा लगा जो मैं इनकी क्लासेस लेती हूँ, सुनती हूँ, तो बहुत अच्छा लगता है मुझे। लास्ट टाइम पे हम जो सेशन कर रहे थे क्वेश्चन आंसर का, गुरुदेव के साथ जो भी आपके सवाल थे, जो भी क्वेरी थी, उनको आपका समाधान निकाल रहे थे आप लोग। अभी कुछ समय के लिए मैं उसी चीज़ को कंटिन्यू चलाना चाहूँगा। तो आप जिसका भी जो भी क्वेश्चन है एक बार प्लीज़ मेरे सामने हाथ खड़ा करें। कौन क्वेश्चन करना चाहेगा? जी प्रणाम गुरुजी, मैं पीयूष पांडे। सुखी रहो बेटा। जी मेरा क्वेश्चन तो ऐसे कुछ है नहीं ज़्यादा, लेकिन मेरा एक सजेशन है कि मतलब जैसे अपन लाल किताब पर आप इतना मतलब जोर दिए, आप इतना डिस्कवर किए उसे, तो मेरा ये है कि आजकल जैसे युद्ध के मतलब युद्ध का खतरा आजकल बहुत ज़्यादा बना हो। बायोलॉजिकल वेपन्स, जो बायोलॉजिकल वेपन्स होते हैं वो ज़्यादातर बने। तो हमारा जो बॉडी है, हमारा जो शरीर है, एक तरह से एग्जिस्ट करता है वही तत्व, जितने भी नेचुरल तत्व हैं आसपास के, जो भी पेड़ पौधे हैं सब उस पर हैं। तो हम ऐसा कुछ ईजाद करें जो फिंगरप्रिंट्स, जैसे कि अलग अलग सबके प्रिंट्स होते हैं, अलग अलग सबके डिज़ाइंस होते हैं, जिस तरह से लोग मतलब फेंग शुई बनाते हैं, अलग अलग सबके मतलब जैसे कि अपना कुंडली के दौरान, कुंडली के आधार पे फेंग शुई बनती है। तो ऐसे ही कुछ वैसा हम ईजाद करें, कुछ वैसे फिंगरप्रिंट्स मतलब सारे जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं सबसे मिले, कि ताकि हम उसको मतलब जैसे ही इंसर्ट करें तो हम अपने अंदर वो सारी चीज़ों को मतलब जितने भी तत्व हैं पृथ्वी पर मौजूद है, मतलब पेड़ पौधों से, तो वो सब चीज़ें एक्टिवेट हो जाए, हमारे बॉडी में भी वो चीज़ें सेम आ सकें। तो ऐसा कुछ उस तरह का मतलब होना चाहिए ऐसा मेरे हिसाब से। और जितने भी, और देखिए पुनर्जन्म भी मेरा है, मतलब पिछले जन्म में मेरी मतलब हवेली वगैरह थी, तो पुनर्जन्म भी क्या मतलब राहु केतु और शनि के ही आधार पे ये सब चीज़ें होती हैं। तो मतलब यही बारे में मेरे को बात करनी थी आपसे। बेटा जो तुम पुनर्जन्म की बात कर रहे हो, इस पुनर्जन्म के बारे में मैं अभी नहीं बोलूँगा कुछ भी। उसका कारण ये है कि जब हम अभी पैदा हुए लोगों की जन्म कुंडली देखते हैं
तो उसमें लाख ये हम डाल भी दें कि पुनर्जन्म में ये हुआ था, तुम ये भोग रहे हो, सच्चाई तो एक है ना कि ये भोग रहे हो। अब वो अच्छा भी हो सकता है, वो बुरा भी हो सकता है। तो हमें पुनर्जन्म में न जा करके इस जन्म के बारे में सोचना चाहिए। इस जन्म में क्या पा सकते हैं, क्या कर सकते हैं, इसके बारे में सोचना शायद ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है ना। जो तुमने कहा है कि आसपास की जो प्रकृति है, चीज़ें हैं, हम उनसे भी कुछ पा सकें, है ना, उनकी ताकत भी अपने अंदर ले सके, तो वो ताकत आप सच में पा सकते हो। मैंने पाई है। वो कैसे होता है? सबसे पहले जब हम कंसीव हुए माता पिता के मिलन से, तो सारी ऊर्जा, सारी एनर्जी, सारी खाद्य पदार्थ हमें माता के पेट से प्रोवाइड हो रही थी। जो जीव तैयार होना शुरू हुआ, माता की नाभि से उसे खाना पीना मिलना शुरू हुआ, और वो अंधेरे के अंदर भी ऐसे रहा जैसे वो एक उजाले में जीता है बच्चा। उसको पूरी सिक्योरिटी थी अपनी कि जब तक यहाँ हूँ पूरा सुरक्षित है ना। डर तो तब होता है जब बच्चा माँ के पेट से बाहर आ जाता है। लेकिन माँ ने भी क्या किया, माँ ने स्वयं नाभि से बच्चे का पालन पोषण किया और बच्चे को फिर नाभि दी। ये एक बहुत बड़ी चीज है। और ये जो नाभि का स्थान है, सब लोग इसको सबसे ज्यादा निग्लेक्ट करते हैं, सिर्फ एक लड़कियों को छोड़ के। लड़कियां जिन्होंने साड़ी वगैरह पहननी होती है वो शायद नाभि पे ध्यान दे लेती है, लड़के तो 100% वाले ही नहीं देते नाभि पे ध्यान। लेकिन आपके जीवन का, आपके अंदर बसने वाली क्षमताओं का, आपके अंदर की जितनी काबिलियतें, अपनी वर्किंग एफिशिएंसी, आपको पता है सारी की सारी डिपेंड करती है आपकी नाभि पर। सारी की सारी आपकी नाभि पर डिपेंड करती है। अब ये कुंडलिनी जागरण बोलते हैं, बेटा ये कुंडलिनी जागरण क्या है? कुंडलिनी जागरण ये है कि ये दो उससे क्रोमोसोम से बनते हैं, क्रोमोसोम के बेसिस पर है, आधार पर है, जो कि एक मतलब मेल का है, एक फीमेल का है। तो दोनों के आधार पे वो चीज़ें जो है बनती हैं, और उसी के आधार पे हमारा डीएनए जो है उसी के आधार पे बेस्ड है। प्रैक्टिकल और थ्योरिकल भाषा जो आज तक चलती आई है, वो आधे से ज़्यादा लोगों के पल्ले नहीं पड़ेगी, और जिनको पल्ले पड़ेगी बेटा उनके लिए उनको मुश्किल लगेगा, है ना। चलो आज मैं तुम सबकी कुंडलिनी जागरण करता हूं यहीं बैठे बैठे, ठीक है। और जिसकी कुंडलिनी जागृत हो गई उसके लिए इस दुनिया के अंदर कुछ भी करना असंभव नहीं रहता, असंभव नहीं रहता। तो इसके लिए होना क्या चाहिए? सबसे पहले हमारे जितने भी मूड बनते हैं, चाहे अच्छे हों चाहे बुरे हों, आप कहते हो आपका दिमाग बनाता है, मैं कहता हूं आप सब लोग बिल्कुल ज्ञान को नहीं जानते, क्योंकि आपका मूड आपका पेट बनाता है, दिमाग नहीं बनाता। इवन यहां से जो समझ पैदा होती है, जो आपकी नाभि से समझ पैदा होती है, वो आपका दिमाग एक्सेप्ट करता है, ना कि जो दिमाग में बनता है वो पेट एक्सेप्ट करता है। जब भी कभी देखो डर का वातावरण कभी आप किसी के सामने आया हो, आप देखो सबसे पहले उसे मोशन आता है, वो एकदम वॉशरूम की तरफ भागता है कि मेरे पेट में गड़बड़ हो रही है। तो सही मायने में ये नाभि से जुड़ा है, नाभि इससे जुड़ी है ना। लेकिन इसकी शुरुआत कहां से होती है? इसकी शुरुआत होती है
कि जब बच्चा 15 साल की उम्र के आसपास आकर के, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, जब वो हस्त मैथुन की तरफ इंक्लाइन होने लगता है, वहीं से उसकी सारी क्षमताएं खत्म होने लगती हैं। हस्त मैथुन का इस्तेमाल करना, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, ये कमजोर किसको करता है? हमारे यहां ब्रह्मचर्य का पालन क्यों होता था कि एक खास उम्र तक, शादी से पहले तक ब्रह्मचर्य का पालन किया जाता था, है ना? वो होता ही इसलिए था कि जब तक शादी नहीं होती तब तक इस कृत्य में नहीं उतरना, ब्रह्मचर्य का पालन करना है। ब्रह्मचर्य के पालन जितनी देर किया जाता है उतनी देर तक, मैं आपको बता दूं कि जो आदमी के वीर्य में जो चीज होती है, जिस तरह के कैल्शियम होते हैं, जिस तरह का वो लिक्विड होता है, और औरत के भी डिस्चार्ज में जिस तरह का केमिकल होता है, ये दोनों लगभग सेम है। यही जो चीज है, ये हमारी संपूर्ण रूप से ताकत है, हमारी ताकत है। ये ऑलवेज नीचे को बहता है, यानी बाहर निकलने को तैयार होता है। हमारे एक दो भाव ये बाहर निकलने को तैयार है, लेकिन इसको जब हम बचा के रखते हैं और उसके साथ में व्यायाम करते हैं, काम करते हैं, अपने आप को बिजी रखते हैं, इस तरफ ध्यान नहीं करते, तो बेटा ये और शरीर में बनता है, और शरीर में बनता है। इसको अपने आप जितना निकलना होता है निकल जाता है, लेकिन बाकी का जो स्पेयर होता है ना बेटा, ये ऊपर उठ के हमारे दिमाग में जाता है, ये ऊपर उठ के हमारे दिमाग में जाता है। और हमारे दिमाग के अंदर, जिसके अंदर की असली दिमाग तैर रहा है, असली दिमाग तैर रहा है बेटा, वो उसी केमिकल के अंदर रहता है। अब ये केमिकल जितना ज्यादा हमारे दिमाग में होगा, हमारा दिमाग उतना ही शार्प, उतना ही याद रखने वाला, उतना ही कर्मठ होता है। और जितना ये केमिकल कम होगा, हमारा अंदर उतना ही गुस्सा, चिड़चिड़ापन, घबराहट, दूसरों को माफ ना करना, आइडिया की कमी होना, बेटा ये उतनी ज्यादा हमारे अंदर पैदा होता है। तो आप सोच के देखो, जो हमारे संस्कार बनाए गए थे कि इतनी उम्र तक आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है, वो कितना जरूरी था। अब जिसके अंदर सब्र होता है, धैर्य होता है, काम करने की ताकत होती है, जो अपने आप काम को ढूंढता है, बेटा इनका वो ब्रह्मचर्य वाला हिस्सा सफल होता है, या उसके अंदर ये केमिकल ज्यादा होता है। जिसके अंदर ये केमिकल कम होता है, वो घर में निकम्मा पड़ा माहौल के अंदर कमियां निकाल के, माँ बाप में कमी निकाल के, दुनिया में कमी निकाल के कोई काम नहीं करता, है ना? तो उसका ये कमजोर हो जाता है। लेकिन उसका ये कमजोर, जैसे जैसे हम संभोग के सुखों की तरफ बढ़ते हैं, हमारा पेट कमजोर होता चला जाता है। इसीलिए ज्यादातर लोग शादी के बाद मोटे हो जाते हैं। शादी के बाद मोटे होते हैं ना, यही कारण है। और जैसे जैसे हम मोटे होते हैं, उसमें होता क्या है, हमारी नसें ढीली पड़ने लगती हैं, ढीली पड़ के फूलने लगती हैं। और जैसे जैसे नसें ढीली पड़ के फूलने लगती है, नाभि अपनी जगह से खिसकने लगती है। कभी इधर खिसकती है, कभी उधर खिसकती है, कभी ऊपर खिसकती है, कभी नीचे खिसकती है ना? अब जिनकी नाभि खिसकने लग गई, बेटा वो कौन सी तपस्या करके, कौन सी साधना करके अपनी कुंडलिनी को जागृत कर लेंगे? जिनकी नाभि तक सेट नहीं है, बेटा वो जोन सा मर्जी योग और जोन सा मर्जी मंत्र बोल के कोशिशें करें, उनकी कुंडलिनी जागरण नहीं हो सकता। समझ गए? सबसे पहले नाभि हिल जाने से खाना पीना हिल जाता है। नाभि हिल जाने से आपका शौच जाना सुबह वो हिल जाता है, बार बार टॉयलेट जाना पड़ता है, बार बार टॉयलेट जाना पड़ता है, या जाने पर भी आती नहीं। तो बेटा इतने दुखी इंसान इतनी बड़ी प्रक्रिया को पालेगा क्या? कभी भी नहीं पाल सकता। अगर आपके पेट में कोई गड़बड़ हो रही है, कुछ भी हो रहा है, एक तो वो भी कहावत है ना कि भूखे पेट तो भजन भी नहीं होते। अगर भूखे पेट भजन नहीं होता, पेट गड़बड़ हो तो भजन हो जाएगा क्या? नहीं, तो भी नहीं हो सकता जी, है ना? तो ऐसी अवस्था के अंदर ये सबसे पहले आदमी हो औरत हो, उसे बेटा अपने इस तत्व की रक्षा करनी बहुत जरूरी है अगर जीवन में कामयाब होना है।
यस अगर रिश्तों को अच्छा निभाना है, कमाई अच्छी करनी है, परिवार के अंदर सौहार्द बना करके रखना है, सहन शक्ति अगर बढ़ा करके अपने रिश्तों को संभाल के रखना है, अपने साथ रहने वालों की गलतियों को माफ करके उनको अपना बना के रखना है, तो एक इंसान को एक निश्चित समय के ऊपर संभोग जरूर करना चाहिए, लेकिन बहुत ज़्यादा संभोग नहीं करना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है। और बहुत ज़्यादा करने से ये नाभि ही हिलेगी। जी अब कुंडलिनी जागरण क्या है कि जब नाभि आपकी बहुत अच्छी तरह से आपका खाना पचाए, बहुत अच्छी वर्किंग करे, आपके सारे स्नायु तंत्र बहुत महीन नसों के साथ में नाभि के साथ जुड़े हुए हैं, तो यानी कि ये नाभि ही हर नस के अंदर एक विचार पहुंचाने का काम करती है। यहीं से आके सारे स्नायु सलाह लेते हैं कि हम क्या करें, तो उनको सलाह देने का काम कौन कर रही है? हमारी नाभि। और इसी का हम ख्याल नहीं रखते। जवानी की उम्र में जितना हम ये संभोग की प्रक्रिया की तरफ बढ़ते हैं, उसके अंदर पहले इसका सत्यानाश कर लेते हैं ज़्यादा करके। चलो वो भी छोड़ो, उसके बाद इसकी तरफ ध्यान नहीं देते, ये सूख रही है, इसका हाल क्या है, इसके अंदर कोई फोड़ा फिंसी हो गया, इसके अंदर मैल इकट्ठी हो गई। नाभि को खुद को श्वास नहीं आ रहा, नाभि को खुद को श्वास नहीं आ रहा, वो तुम्हें श्वास कहां से दे? हो गया, सारी ब्लॉकेज लग गई। आज तक सारे आम इंसान से लेके साधु संत कुंडलिनी जागरण करने पे लगे हुए, सुसरी किसी की हुई हो तो बताओ है? और अगर ये हो गई तो बेटा आदमी ना शायद 1 महीने में जीडी विशेष बन सकता है, अगर ये जागृत हो जाए तो। समझ गया? क्योंकि सारी सलाह फिर यहां से आती है। अब इसमें है क्या? सबसे पहले कुंडली जागरण की अगर मैं बात करूं, हर रोज रात को सोने से पहले बादाम रोगन आता है ना, बादाम रोगन की 3 बूंदें अपनी नाभि के अंदर डालो और थोड़ा सा इन पोरों के ऊपर आप बादाम रोगन लगा लो और नाभि के चारों तरफ 5 मिनट तक बस आराम आराम से हाथ फेरते रहो। जैसे एक बच्चे को सहलाते हैं ना, सोते हुए किसी के बालों में ऐसे हाथ फेरते हैं, जोर से नहीं फेरते, हल्का सा ताकि वो सो जाए। ऐसे ही इसको सहला सहला के जगाना है हमें, ये प्यार से जागती है। तो रोज 5 मिनट का ये काम सोने से पहले, ठीक है? और अगर आप चाहते हो कि आपके बच्चे बहुत काबिल बने, उनके अंदर गुस्सा चिड़चिड़ापन ना हो, उनका दिमाग बड़ा हो, कर्म क्षेत्र के अंदर अव्वल बन के निकलें, तो बेटा हर माँ को ये काम रोज रात को अपने बच्चे के लिए करना पड़ेगा। हर बाप को अपने बच्चे के लिए रोज ये काम करना पड़ेगा। भले ही कुंडली दिखा करके उपाय मत करना, ये कर देना। ये करके हम इसको सेट करने लगे। दूसरा एक काम और करो, महीने में एक बार एक मालिश वाले को बुलाओ या मालिश वाली को बुलाओ, उसको बुलाओ जिसको नाभ सेट करनी आती हो, जिसको नाभ सेट करनी आती हो। भाई घर के जितने मेंबर है, सुबह सुबह के वक्त में 2-2, 4-4 मिनट लगते हैं नाभ सेट करने में, कोई ज़्यादा नहीं लगता। भाई नाभ सेट करा दो। और अगर नाभ सेट करवाने वाला भी नहीं आप बुलाना चाहते, तो मंडूक आसन किसे किसे पता है? मंडूक आसन होता है, ये दोनों, ये घुटने से पांव मोड़ के पीछे की तरफ ले जाओ और कूले अपने नीचे रख लो पांव के ऊपर, और उसके बाद ये दोनों मुट्ठियां यहां लगा करके, इस जगह लगा करके, और बिल्कुल धरती के ऊपर सर लगा, इसे बोलते हैं मंडूक आसन। इस प्रकार से ये मंडूक आसन कम से कम आपको 5 बार करना है। कितने कितने? 15-15 सेकंड के लिए, कम से कम 15 सेकंड तक धरती के साथ सर लगा रहे और उसी में श्वास आती जाती रहे। तो ये एक बार किया, फिर दूसरी बार किया, फिर तीसरी बार, यानी कि 5 बार 15-15 सेकंड के लिए ये करना है। नाभि कभी जिंदगी में नहीं हिलेगी, वह भी अपनी जगह पे बन के रहेगी। और ऊपर से इसके अंदर तेल जाने से जो नाभि के अंदर की नसें खुश्क होकर के सिग्नल नहीं पहुंचा रही। आपने देखा होगा कई लोगों को परफ्यूम की स्मेल ही नहीं आती, कई लोगों का उम्र के साथ में स्वाद ही खत्म हो गया। इसका मतलब क्या? आपकी जो महसूस करने वाली ताकत है वो खत्म होती जा रही है।
और महसूस करने की ताकत कब खत्म होती है? जब हमारी नाभि के साथ जुड़ने वाली नसें सूख करके कमजोर पड़नी शुरू होती हैं, तब बेटा स्वाद भी जाता है और सुगंध भी जाती है। ठीक है, और स्वाद और सुगंध चला गया तो कहते हैं बुढ़ापा आता है। समझ लो, बुढ़ापा आ गया। बुढ़ापे पे खाना कहाँ स्वाद लगता है? आदमी मजबूरी में खाता है। ठीक है, और बच्चा देखो, जरा सी खुशबू आते ही प्लेट भी लपेट जाता है, उसके बाद और मांगता है, क्योंकि वो बच्चा है तब तक, है ना। तो ये चीज होने लगी। अब जब ये नाभि बिल्कुल तर होने लगी और मंडूक आसन से आपने अपनी नाभि को सही स्थान पे बना करके रखा और बहुत देर तक संभोग प्रक्रिया में नहीं गए, तो क्या ये जो केमिकल हमारे अंदर बन रहा है, ये कैल्शियम जो हमारे अंदर बन रहा है, वो जितना स्टोर होना है वो होगा, लेकिन उससे फालतू जब भी होएगा ना बेटा, वो नीचे को नहीं बहेगा, वो ऊपर को बह करके हमारे दिमाग में इकट्ठा होगा। और हमारे दिमाग में ये जितना इकट्ठा होता चला जाएगा, हमारे दिमाग को तैरने के लिए एक पानी मिलेगा अच्छा, जो कि एक हवा के अंदर तैरेगा, उस केमिकल के अंदर तैरेगा। और जितना ये केमिकल के अंदर तैरता है, ये उतना अच्छा वर्क करता है, उतनी अच्छी याददाश्त बनाता है, उतने अच्छे तुम्हें अलार्म भेजता है, सिग्नल भेजता है। ये समझ गए? तो यहां से ये खेल हो जाता है। और कुंडलिनी जागरण का मतलब ही यही है कि ये नाभि से प्रक्रिया शुरू हो करके और ये सर तक पहुंच के और हमारे ये त्रिनेत्र तक पहुंच जाए। समझ गए? आज्ञा चक्कर तक पहुंच जाए। अब आज्ञा चक्कर भाई, अब जो देखोगे, जो सुनोगे, फौरन ग्रैब करोगे। वायर ऑफ कंसंट्रेशन वैसा बन जाएगा कि तुरंत हम एब्जॉर्ब कर लें और सिग्नल वैसा यूनिवर्स को भेजें। बिल्कुल, फौरन समझ आएगा। और अगर किसी इंसान को फौरन समझने का तरीका पता चल गया कि यही है, बेटा वो इस चीज का ख्याल रखेगा और वो अपने आप को पुष्ट करने के लिए और यही प्रक्रिया करेगा। तो बेटा जिस दिन यहां केमिकल पूरा हो गया, याददाश्त बढ़ गई, आपके काम अच्छे होने लगेंगे, धैर्य होने लगेगा, दूसरों को माफ करने लगेंगे, दूसरों के साथ बिहेव कैसे करना ये सब पता चलने लग जाएगा। और सामने वाला किस मंशा का है, किस स्वभाव का है, उसके अनुसार उसको इस्तेमाल करके पॉजिटिव वे में उससे काम निकलवाना, उसको भी फायदा हो, अपने आप को भी फायदा हो। बेटा क्या इसे कुंडलिनी जागरण नहीं बोलते? वो बोलते हैं। कुंडलिनी जागरण का मतलब ही एक है कि सीधा ग्रहों के साथ, भगवान के साथ कनेक्शन हो जाए। वो आपको एक ऐसी मन समस्या, ऐसी बुद्धि, ऐसी याददाश्त, ऐसा ज्ञान दे दे कि आप अपने कार्यों को स्वयं सफल करने लग जाए। बेटा उसी को कुंडलिनी जागरण बोलते हैं। तो कल से अपनी अपनी कुंडलिनी जागरण के लिए कौन कौन प्रयास करने वाला है? शाबाश, बहुत बढ़िया बेटा। तो क्या है, समझ ना आने वाले श्लोकों के पीछे बांध बांध के इसको एक परा विद्या बना दिया गया है। और जबकि ये एक साइंस है, साइंस तब तक कॉम्प्लिकेटेड होती है जब तक समझ ना आए, और जिस दिन समझ आ जाए, साइंस ही तो सबसे आसान है। साइंस ही तो सबसे आसान है ना। पहले आदमी साइकिल पे चढ़ता हुआ भी डरता था गिर जाएगा, आज जहाज पे भी चढ़ने से पहले डरता था, और जो अब चढ़ के रोज ही जहाजों पे घूम रहे उनके लिए वो आम बात है। तो साइंस सेम थिंग है बेटा। जब तक नहीं पता तब तक डर है, छुपा है, ये पता नहीं कौन सी पराविद्या है। और जिस दिन पता चल गई उस दिन ये हमारी है, हमारा भगवान है, हमारे साथ चलने वाला हमारा कर्म है। तो ये साइंस है। तो सिंपल सी बात, गृहस्थ भोगो, शौक मत बनाओ। और शौक अगर बनाते हो तो इस शौक के अंदर ही आपका सारा नसीब नालियों में बह जाएगा, आपका सारा सब्र नालियों में बह जाएगा, आपका हर अच्छा कर्म नालियों में बह जाएगा। तो अपने बच्चों को एक अच्छा टीचर इस चीज का भी दीजिए कि जो उनको वेद वेदांग सिखाए, सब्र सिखाए, ब्रह्मचर्य का पालन करना सिखाए। ये जो संस्कार है ये एक्चुअली में संस्कार नहीं है, ये साइंस है। वो बात अलग है कि वो साइंस का उनको मतलब नहीं पता, इस वजह से वो उसे संस्कार ऐसे ढकोसले वाले संस्कार मानते हैं, जबकि हमारे हर संस्कार के अंदर साइंस है।
तो ये जो चीज़ अपना करके बच्चों को ये समझा करके कि ये बचाना क्यों ज़रूरी है उनको, क्योंकि ये बचाएंगे तो सब्र, धैर्य, ज्ञान, यश और साथ में यादाश्त यही बड़ी करेगा। और जिसके पास ये बड़ी हो गई वो इंसान काम का होता है। तो इसी को कुंडलिनी जागरण बोलते हैं। नहीं तो मेरे को वो शख्स दिखाओ जिसकी कुंडली जागृत हो, जो ऐसे ठस करके करे, खड़े हुए को भस्म कर दे या इधर से थाली ले करके तेरे को खाने को दे दे। ऐसा जादू कोई नहीं कर पाता बेटा। कुंडलिनी जागरण का मतलब एक ही है, आपका ज्ञान का स्तर ऊंचा, आपके कर्म का स्तर ऊंचा, आपकी सहन शक्ति वो ऊंची, आपकी माफ़ करने की प्रवृत्ति ऊंची, सामने वाले को समझने की प्रवृत्ति आप में ज़्यादा हो जाए और उसके अनुसार आप दुनियादारी चलाने के काबिल हो जाएं। इसी को कुंडलिनी जागरण बोलते हैं। तो जिस आदमी की कुंडलिनी जागरण हो गई, अब वो शहतूत के पेड़ के नीचे बैठेगा तो वहाँ से ऊर्जा उसके अंदर बड़ी अंदर जाएगी। पीपल के नीचे बैठेगा वहाँ से ऑक्सीजन ले आएगा। वहाँ वो जामुन के पेड़ के नीचे बैठेगा तो उसकी ऊर्जा का गुण अपने अंदर लेगा। वो थोड़ा सा भी कुछ खाएगा, थोड़ा सा भी, बेटा उसके गुण उसके अंदर पैदा होने लगेंगे। इसको बोलते हैं खाया पिया लगना। तो जिसको खाया पिया लगने लग जाए वो बेटा जवान होता है, उम्र कोई भी हो, उम्र कोई भी हो वो जवान होता है। पर जवान का मतलब ये नहीं होता कि हर वक्त संभोग में हो। संभोग में जाना चाहिए, गृहस्थ आश्रम में रहिए, आप महीने में 1 बार 2 बार 3 बार चले जाइए, इससे ऊपर के इस प्रयास में मत जाइए बेटा। वो आपका दुश्मन है, वो आपके जीवन को भी कम कर रहा है, आपकी समझ को, आपके कर्म को, आपके धैर्य को, सब चीज़ को कम कर रहा है। तो इस तरह करके कुंडलिनी जागरण करके जल्दी जल्दी बहुत अच्छे ज्योतिषी बन के दुनिया का कल्याण कर दो, बस मेरी यही मंशा है। थैंक यू। सुखी रहो। जिसमें हमारी जो शुक्र की आखिरी क्लास हुई, जिसमें हमें शुक्र के 12 भावों के फल के बारे में बताया गया, उसमें शुक्र के पहले भाव के फल के बारे में बताया गया, जिसमें शुक्र 1 में हो और अगर बृहस्पति मंगल शनि और अच्छे हो तो मच्छरे का योग होगा और अगर बुरे हैं तो फिर कागरे का योग होगा। तो मेरा प्रश्न ऐसा है गुरुदेव कि अगर जो बृहस्पति मंगल शनि हैं ये लॉ वाइज खराब हों और पर जो भाव वाइज हैं वो अपने अच्छे भाव में बैठे हों, तो ये मच्छरे का योग होगा या कागरे का योग होगा? अगर ये नीच भाव में बैठे हैं लेकिन ये लॉ वाइज अच्छे हो रहे हैं तो उसमें ये कौन सा योग होगा? बेटा ये किसी भी राशि में बैठे हो उसे भूल जा, लॉ वाइज अच्छे होने चाहिए। अगर लॉ के हिसाब से वो अच्छे हो रहे हैं तो जिंदगी खुशहाल, जी लॉ वाइज ये खराब हो रहे हैं तो जिंदगी तबाह। जी ठीक है, लॉ ही सबसे बड़ा मैटर करता है। योग, लॉ यानी कि योग, योग ही दुनिया में सर्वोपरि है। जन्म कुंडली के अंदर लॉ ही सर्वोपरि है, राशि बिल्कुल मायने नहीं रखती। जी अब राशि मायने रखती है जब उससे संबंधित घर के अंदर का वास्तु, वो भी घर से ही देखा जाता है लेकिन कुछ हद तक राशि का इस्तेमाल होता है। उसके पेड़ पौधे, उसके जानवर, वनस्पतियाँ ये देखनी हो तब राशि का देखना ज़रूरी होता है। लेकिन जो मोटे मोटे हालात हमारे जीवन में घटित होते हैं वो बेटा लॉ से यानी कि योगों से ही तय होते हैं। अगर उसके साथ बुरे बन गए तो वो बुरे होंगे, अच्छे बन गए तो अच्छे होंगे। जी ठीक है। और ये जो तुमने बात कही है बृहस्पति शनि मंगल, बेटा यही मुनि अगस्त जी का फार्मूला है। शाबाश, तुम इसे इस्तेमाल कर रहे हो। छोटी सी उम्र है, आगे बहुत आगे जाओगे। सुखी रहो। गुरुदेव, इसमें मेरा एक छोटा सा एक और प्रश्न है कि जैसे हमने अभी पहले भाव के कारक में बृहस्पति मंगल और शनि को लिया कि जो पहले भाव के कारक अगर अच्छे होंगे तो लगन का शुक्र अच्छा फल देगा, लेकिन जो लगन का मूल कारक जो कि सूर्य है उसमें हमने इसको क्यों नहीं गिना? सूर्य बृहस्पति मंगल शनि क्यों नहीं गिने? हाँ बेटा, भाव तो उसका है, हाँ जी, इसमें कोई शक नहीं, उसके कारक है वो। जी ठीक है ना। लेकिन यही इसकी विडंबना है कि जिस दिन तुम ये समझ जाओगे ना कौन सा ग्रह किसको पैदा करता है, कौन सा ग्रह कौन से ग्रह को चलाता है, उस दिन तुम्हारी समझ में सारा कुछ अपने आप आ जाएगा। जी। जब सूर्य लगन में होता है तो उसे कहा जाता है कि ये किसी से नहीं मांगेगा, ना बाप से उम्मीद रखता है ना बेटे से उम्मीद रखता है, अपने आप करता है। लेकिन साथ में एक थ्योरी आती है कि ये हवन कुंड में ये एक ऐसा कौवा है कि जो हड्डी लाके डाल ही देगा, यानी कि शनि तो होगा ही होगा। अब सूर्य लगन में बैठा, मेरे को बता दूर दूर तक संबंध क्या है शनि का? उसका जो कोई नहीं है, कोई संबंध नहीं है।
लेकिन सूर्य का पुत्र है शनि, जी तो जहां बाप होगा बेटे की अट्रैक्शन तो अपने आप बनेगी, है ना। सारी चीज कई बार लॉ के साथ नहीं, फीलिंग के साथ भी जोड़ी गई है, जी समझे, भावों के साथ भी जोड़ी गई है, इंसान के अंदर उठने वाले भावों के साथ। तो यानी कि लगन में सूर्य हो, आदमी सच्चे दिल का, सबका भला करने वाला, कभी बुराई को नहीं देख सकता, लेकिन चालाक होता है। जी कभी कभी अच्छे के लिए झूठ भी बोल देता है, लेकिन अच्छे के लिए, बुरे के लिए नहीं। जी तो अब झूठ तो झूठ है, चालाकी है तो शनि ही, समझ गए ना। तो इसीलिए पहले घर के अंदर शनि को भी रखा गया है। जी शनि की चालाकी इस्तेमाल करने के लिए क्या करना पड़ेगा? ज्ञान होना चाहिए, क्या होना इसलिए बृहस्पति रखा गया। अब ज्ञान और चालाकी इनका इस्तेमाल करने के लिए क्या होना चाहिए? जोश होना चाहिए। हिम्मत। हिम्मत कौन देता है? मंगल, तो पहले घर के कारक कौन हो गए? बृहस्पति, मंगल और शनि। शाबाश, समझ आ गया। जी गुरुदेव। ये इसी थ्योरी के ऊपर हर घर बना है, हर घर, ठीक है ना। तो इसी प्रकार से दूसरे घर में बृहस्पति शुक्र, तीसरे घर के अंदर बुध मंगल शनि। तो बेटा ये इसी तरह से जब सोच के देखोगे ना, तो तुम्हें पता चलेगा कि 12 के 12 घरों के जो कारक बनाए गए हैं, बहुत सोच समझ के प्रैक्टिकली और बिल्कुल ऑथेंटिक बनाए गए हैं। जी ठीक है। आपने अभी बताया कि शनि जब भी सूर्य को देखेगा और खराब शनि, और वो उसी दृष्टि वही शनि किसी और ग्रह को देखेगा। जैसे शनि ने सूर्य को देख लिया और फिर वो 8वीं या 10वीं दृष्टि मान लीजिए बुध पे बांध रहा है, तो वो बुध को खराब करेगा। वो देख बेटा, मेरी जो रिसर्च पहुंची है जी वो शनि के विपरीत जितने ग्रह हैं सिर्फ वहां तक पहुंची है। जी जैसे सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बृहस्पति, इन तक। ये जो तुमने सवाल किया है, मैं इसका जवाब तो जानता हूं, लेकिन मैंने अभी प्रैक्टिकली अभी इसे ज़्यादा 150-200 कुंडलियों पे अप्लाई किया है। जी और जब तक ये 500 कुंडलियों पे अप्लाई होकर के मैं श्योर ना हो जाऊं, तब तक नहीं तुम्हें बोलूंगा। जी गुरुदेव। ठीक है। तो अभी तुम इतना ही मानो कि अगर शनि की दृष्टि सूर्य पे पड़ के बाद में चंद्र, मंगल या बृहस्पति पे पड़ रही है तो वो बुरा है। बुरा। अगर शनि की दृष्टि शुक्र पे पड़ के बाद में इन पे पड़ती है, वो बहुत बुरा है। जी और अगर शनि शुक्र इकट्ठे हैं और इनमें से किसी पे दृष्टि डाल रहे हैं, तो ये बहुत 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 बुरा है। जी गुरुदेव, इसमें अगर जैसे हमने शनि की दृष्टि सूर्य पे ली, तो ऐसे हम अगर शनि की दृष्टि चंद्र, मंगल और बृहस्पति पर लगाएं और उसकी दृष्टि किसी और पे जाए, तो भी वो बुरा मानेंगे? मान लो दूसरे घर में शनि बैठा है, जी चौथे घर में सूर्य बैठा है, जी ठीक है। अब उस अवस्था में चंद्र और बृहस्पति ये 8वें घर में हो गए, जी तो अब क्या होगा? शनि के मिला सूर्य से, सूर्य से है ना, लेकिन दृष्टि में चंद्र मंगल भी आ गए, आ गए। तो माता पिता दादा दादी चारों फंस गए, जी रुपया पैसा प्रॉपर्टी फंस गया, जी अपनों के साथ में प्रॉपर्टी पैसे को लेके झगड़े होने शुरू हो गए, यानी बृहस्पति और चंद्रमा का फल खराब हो गया, जी है ना। लेकिन अगर इसमें से सूर्य को हटा दिया जाए, जी सूर्य के ऊपर दृष्टि नहीं पड़ रही, तो ऐसी अवस्था में बृहस्पति और चंद्रमा की दृष्टि शनि पे पड़ी 8वें घर से, जी ये बहुत ही शुभ हो गया। जी गुरुदेव। यह हर तरह से मकानों के सुख, घर के सुख सब देने लग जाएगा, जी गुरुदेव। समझ गए। ये शनि जब अपने बाप को अपनी जद में ले लेता है, दृष्टि में ले लेता है, साथ में ले लेता है, तब ये बहुत खराब हो जाता है। जी फिर ये बाप के मित्रों को मारने का काम करता है, बाप के मित्रों को मारने का काम करता है जब अपने प्रभाव में अपने बाप को यानी कि सूर्य को ले लेता है। इसको इतनी थ्योरी तक समझो, जी गुरुदेव। ठीक है। लेकिन जब शनि शुक्र यानी कि अपनी अर्धांगिनी के साथ होता है, शनि मियां है, शुक्र बीवी है, जी जब ये अपनी अर्धांगिनी के साथ होता है, तब इसके सामने इसके चाहे पिता आ जाए उसको उड़ा देगा, पिता के मित्र आ जाए उनको उड़ा देगा, समझ गए। और ऐसी अवस्था में पिता के मित्र अगर आए, तो बेटा ये सबसे पहले घर के बच्चों को भी खाने का काम करता है, तो वो परिवार ना फल फूल जाए, उसको भी मारने का काम करता है।
तो ये इतनी बड़ी जो थ्योरी है ये कभी कहीं लिखी नहीं हुई। जी। ये आज तुम सारे बहुत सौभाग्यशाली हो कि आप सबको ये थ्योरी मिली है, और इसे अपना के देखना, आपको पूरी तरह से पता चलेगा कि ये 100% सच है। ठीक है, जी गुरुदेव, कुछ रहो, धन्यवाद गुरुदेव। सुखी रहो, कुछ ज्यादा था गुरुजी मैं दिल्ली से ही हूँ, मोनिका चंदोक, और आपकी वजह से ही थोड़ा बहुत क्या ज्ञान हुआ है। तो सबसे पहले तो थैंकफुल कि ये आपकी क्लास में बहुत सारे डाउट्स थे जो क्लियर हुए। सुखी रहो बेटा। और सूर्य और शनि 10वें भाग में बैठा है, तो उस वजह से ये उतने बेनिफिट नहीं दे पा रहा कामकाज के अंदर, तो अंधी कुंडली हो गई। तो मैं ये पूछना चाह रही थी कि इसके लिए रेमेडी हमें सूर्य की करनी पड़ेगी या उस टाइम जो महादशा या अंतरदशा चल रही होगी उसकी करनी पड़ेगी? नहीं बेटा, यहाँ जब कर्म स्थान के ऊपर सूर्य और शनि दोनों इकट्ठे हो जाते हैं, इसको लाल किताब के अंदर कहा जाता है कि तरह तरह की बदनामी, तरह तरह के इल्ज़ाम लगेंगे। अब बदनामी और इल्ज़ाम कब होते हैं? जब बच्चा सीधा ना चले, अकल से ना चले, किसी भी चीज़ को समझने की शक्ति कमज़ोर हो, ठीक है, और अपने ही तरीके से समझे, और किसी भी चीज़ को समझने के लिए ज़्यादा धैर्य ना दिखाए, उतावलेपन में रहे, ये सारा कर्म सूर्य शनि 10वें घर के करते हैं। और लाल किताब क्या कहती है? जब भी सूर्य और शनि मिल जाएंगे, मंगल बद हो जाता है, राहु खराब हो जाता है। तो मंगल बद, अभी मैंने कुंडलिनी जागरण का जो तरीका बताया है, सूर्य शनि जिसका इकट्ठा हो, बेटा उस आदमी में एक कमी पैदा हो जाती है। उसे हर चीज़ जल्दबाजी करके चाहिए। इवन वो अगर उसने किसी लड़का या लड़की को प्रपोज करना हो तो जल्दबाजी में करता है, और करता है तो सारा कुछ झूठ बोल के करता है। कई लोग जिनकी बीवी होती है, वो दूसरी लड़की पटाने के लिए बोल देते हैं ना कि मेरी तो बीवी मर गई, मेरी बीवी पागल है, मेरी बीवी ऐसे नहीं करती, वो घर को सुखी नहीं रखती, क्योंकि उसे पाना होता है उसे। ये सूर्य शनि के मेल वाले होते हैं। इनका मंगल खराब हो चुका है, राहु खराब हो चुका है, ठीक है। ऐसे ही औरतें और लड़कियां भी होती हैं, वो भी यही करती हैं। इनका सूर्य शनि इकट्ठा होता है, जिसमें मंगल खराब हो जाता है, राहु खराब हो जाता है। तो ये सूर्य की ताकत यानी कि धैर्य नहीं रखते। पॉजिटिव डिप्लोमेटिक सोच जो धैर्य के साथ चलानी होती है शनि की, वो ताकत खत्म हो जाती है। तो इसीलिए जिनका ये, जैसे ये सूर्य शनि 10वें घर का है, ऐसी अवस्था में बेटा वैसे तो हर सूर्य ग्रहण के ऊपर नारियल बादाम का जल प्रवाह करना होता है, लेकिन आम दिनों के अंदर अगर महीने में एक बार गुड़ गेहूं भी दान दे दोगे तो ये अति उत्तम उपाय है। और घर के वेस्ट साइड में यानी कि पश्चिम दिशा के अंदर अगर वहां पर तुम गेंदे के फूल लगा दो, समझे, तो ये अति 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 उत्तम हो जाएगा। क्योंकि ये वेस्ट साइड है, यहां पर अगर आप बुध को भी स्थापित कर देते हो, थोड़ी सी कौड़ियां उसी गमले के अंदर डाल दो जिनके अंदर की तुमने ये फूल लगाए हैं, तो बुध पक्का स्थापित हो गया। तो तब आदमी कुछ भी करने से पहले धैर्य से सोच के फिर करेगा, गलत की तरफ ज्यादा इंक्लाइन नहीं होगा, और आदमी के अंदर धैर्य पैदा होने लगता है और कामयाबी निकल के आएगी। लेकिन अब ऐसे में अगर शराब भी पीने लग गया तो सूर्य का जमा ही सत्यानाश हो जाएगा। तो उस अवस्था के अंदर ये शराब वगैरह के सेवन से इसको दूर रहना चाहिए, ठीक है। काले रंग से दूर रहना चाहिए। ऐसे में लाइट कलर के इस तरह के कपड़े या पिंक कलर, रेड कलर, ये पुलिस की वर्दी का रंग, खाकी रंग, इस तरह के कपड़ों का अगर ये धारण करता है तो बेटा जिंदगी के अंदर कामयाबी पक्की होगी। और जो मैंने कुंडलिनी जागरण के लिए अभी बोला है, मंडूक आसन, नाभि के अंदर अपना बादाम रोगन का तेल ये डालना, ये प्रक्रिया को अपनाए, बेटा सारी जिंदगी सीधी हो जाएगी और हर तरह से धैर्य से कामयाबी की राह पकड़ेगा, ठीक है। गुरुजी ये जो गेंदे के फूल लगाने, ये घर के अंदर होना चाहिए या बाउंड्री में होना चाहिए वेस्ट की? घर की बाउंड्री में पश्चिम की दीवार के साथ। घर के अंदर?
घर के अंदर लगा ले, चाहे और अगर घर के अंदर के बाहर भी बाउंड्री है, तुम्हारी आंगन है, हाँ जी, तो बाहर लगाओ। ठीक है। तो कुछ- मांस, मदिरा और शराब दोनों का मतलब सेवन नहीं कर। बेटा ये शनि है, शनि है। ये शनि है, बहुत खराब करता है। सूर्य की बात आई है तो एक बात और बता देता हूँ। हाँ जी, सूर्य ज्यादातर अकेला अच्छा है, ज्यादातर अकेला अच्छा है, लेकिन सूर्य बुध के साथ बहुत अच्छा है। लेकिन बुध के साथ बैठा हुआ अगर ये 8वें घर में है, 9वें घर में है, तो ये बहुत बुरा है। बुध के साथ बैठा हुआ सूर्य 7वें घर में है या 10वें घर में है, ये बहुत अच्छा है। 7वें घर में और 10वें घर के अंदर सूर्य टोटल अपनी ताकत को गवा देता है, बहुत बुरा हाल करता है। लेकिन अगर बुध के साथ में 7वें और 10वें घर में है, ये आदमी को आदमी बना देता है और बहुत कामयाब आदमी बना देता है। अगर सूर्य बुध दोनों 8वें में है तो बेटा ये मूर्छा की बीमारी या दिमागी कोई ना कोई दिक्कत ये भी दे जाते हैं। और 9वें घर के अंदर है तो भाग्य को मिट्टी करते हैं यहाँ। ठीक है, तो इसीलिए कहते हैं 9वें घर में सूर्य बुध हो तो इंसान को कभी चांदी का गिफ्ट नहीं लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर सूर्य, चंद्र और बुध मिलकर के सबसे ज़्यादा बुरा करते हैं। ठीक है, तो इन योगों को अगर पढ़ोगे तो जिंदगी में सदा सुखी रहोगे। और बाकी मैं कोशिश कर रहा हूँ ये कमिंग मई जून के अंदर मैं ये सारी योगों वाली किताब प्रकाशित करने वाला हूँ, तब शायद आप सब लोगों को बहुत जल्दी और बहुत अच्छा कुछ जानने को मिलेगा। ठीक है, सुखी। गुरु जी एक और क्वेश्चन था। बोलो। जैसे मान लो 8वें घर में गुरु या मंगल बैठा है तो हम उसकी रेमेडी करेंगे, अगर उसी टाइम के दौरान उसकी वही महादशा या अंतरदशा चल रही हो तो फिर हम रेमेडी नहीं करवाते? किसने कहा है बेटा? बल्कि जब महादशा या लाल किताब दशा हो और अगर रेमेडी की जरूरत है तो रेमेडी ही बेड़ा पार लगाएगी। ओके। ऐसा नहीं है कि उसकी नहीं, बल्कि आप ऐसा लगाओ कि ये गाइड है, यहां से आप चले गए ऑस्ट्रिया चले गए, है ना, तो जब महादशा आ जाए तो आप समझ लो कि आप ऑस्ट्रिया चले गए हैं और वहां पर जो गाइड खड़ा है ना वो ग्रह है, जिस ग्रह की महादशा है ये वो। अब वो गाइड अगर अच्छा होगा तो बेटा बहुत अच्छी अच्छी जगह घुमाएगा, बहुत अच्छी अच्छी जगह घुमाएगा। और अगर वो गाइड बुरा है तो बेटा ले जाके बर्फ में फंसा देगा, तुमसे पैसे लूटने की कोशिश करेगा। सेम थिंग, जिसकी महादशा आई है या लाल किताब दशा आई है वो गाइड है, अगर वो बुरा है तो तुम्हें फंसाएगा, पैसे के नुकसान कराएगा, तो रेमेडी बनती है ना। हाँ बनती है, तो मतलब इसका मतलब उस हाँ। टाइम उसकी और जरूरत अगर वो होगी। अच्छा अच्छे योग बना के बैठा हुआ है, भूल के भी उसकी रेमेडी मत करना, ओके। वरना कहीं ऐसे ना हो जो अच्छा खासा वो दे रहा है वो कहीं ये भटक जाए। भटक जाए। ठीक है ना, तो अच्छे के इलाज नहीं करने बुरे के कर। और बुरे के इलाज जरूर करने हैं, बस यही थ्योरी है। ठीक है, शुक्रिया गुरु जी। खुश रहो बेटा, सुखी रहो, खुश रहो। जो आपने सूर्य बुध बताया 8वें घर में 9वें घर में बहुत खराब होता है, इसका इलाज क्या होगा? यहाँ पर बुध का इलाज करना पड़ेगा। बुध 9 के इलाज है ना, नागछेदन, मिट्टी के लोटे में मशरूम, वो जाके देनी पड़ेगी मंदिर में। 8वें घर में कांच के मर्तबान में गुड़ भर के उसको वीरान जमीन के अंदर दबाना, ये इसका इलाज है। फिर ये 7वें और 10वें घर का इलाज नहीं पूछना। 7वें घर में अकेला सूर्य हो, हर रोज रात्रि को गर्म तवे के ऊपर पानी के छींटे जरूर मारने चाहिए, क्योंकि 7वें घर का सूर्य हमारे शुक्र को जलाने का काम करता है, और जिसका शुक्र जल रहा हो उसकी इम्यूनिटी कमजोर होती है, उसके घर पे बीमारियां ज़्यादा आती हैं। और ऐसे में जब हम गर्म तवे के ऊपर पानी के छींटे मारते हैं, वो जो जल वाष्प होता है उससे हमारी इम्यूनिटी बनी रहती है। तो गर्म तवे पर पानी के छींटे, अब क्योंकि पिता को बर्बाद कर देता है, तो ऐसी अवस्था के अंदर 43 दिन लगातार तांबे का चकोर टुकड़ा ये वीरान जमीन के अंदर दबाना चाहिए, यानी कि सूर्य को खत्म करो, शुक्र की जरूरत है। 10वें घर के अंदर जब सूर्य होता है तो इंसान का दिमाग जल्दी गर्म होता है, तो इसीलिए उसे हर वक्त अपना सर ढक के रखना चाहिए जिसमें नीला या काला रंग ना हो, ताकि धूप सीधी बालों पे ना पड़े। ठीक है, ये इसका पहला इलाज। और दूसरा इलाज है 43 दिन लगातार तांबे का पैसा लेकर के जल प्रवाह करो। ठीक है, तो सूर्य को वहां से निकाल दो,
तो तब सब्र और धैर्य पैदा होगा, तब आदमी टिक के एक काम करने लगेगा, नहीं तो किसी काम पे नहीं टिकता। ठीक है। मनप्रीत जी, एक कुंडली लगाइए प्लीज। परीक्षित शर्मा, 17 अगस्त 1976, 3:05 PM, दिल्ली। गुरुजी जय माता की। आपके चरणों में प्रणाम और आए हुए सारे के सारी ज्योतिष भाई और बहनों के चरणों में प्रणाम। जैसे कि हम लोग वशिष्ठ कुंडली को देखते हैं और वशिष्ठ कुंडली से ही हम प्रिडिक्शन करते हैं। मंगल, बुध और शुक्र है गुरुजी 9th हाउस में, तो कहीं ना कहीं बुध की प्रॉब्लम होगी, दिमागी प्रॉब्लम या तुतलानेपन की हरकत हो सकती है। यहीं रुक जाओ, ये आप सबको मैं कह रहा हूं कि यहीं रुक जाओ। जब तक महादशा पहले चेक ना कर लो और लाल किताब दशा चेक ना कर लो, बोलना कभी शुरू नहीं करना। कभी बोलना नहीं शुरू करना। यहीं पर ज्यादा से ज्यादा बड़े से बड़े विद्वान धोखा खाते हैं, और ये तो कवड़ा आज 5वीं बार धोखा खा रहा है, फिर वही शुरू हो गया था। पहले यहां देखो बेटा, महादशा किसकी है? मंगल की है गुरुजी। और लाल किताब दशा किसकी बेटा? शनि। ठीक है। अब लगाओ बेटा कुंडली। अब यहां पहले मंगल की महादशा। गुरुजी मंगल की महादशा है, तो अभी मंगल की महादशा कहाँ तक है इसकी? 2031 तक। 2031 तक गुरुजी मंगल की महादशा है, तो कहीं ना कहीं मंगल बद भी है यहाँ पे, क्योंकि शुक्र भी साथ में है, तो मंगल बद बना रहा है। जैसे कि आप इसको नीम के पत्रे का उपाय देते हैं, एक तो हमें वो करवाना इसका जरूरी है। नाग छेदन भी जरूरी है क्योंकि मंगल बद है, और बुध भी यहाँ खराब है, और लोटे का उपाय भी जरूरी है। यहाँ पर बेटा शनि, सूर्य शनि के मिल जाने से, मैं अभी क्या बोल रहा था? शुक्र मारा मंगल जाएगा। खराब, राहु खराब। ठीक है गुरुजी। एक ये योग ठीक, होगा ना। बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरा ये केतु। केतु जब 5वें घर में बैठता है, ये चंद्र और मंगल दोनों को खराब करता है। मार देता है। ठीक है, करता है। बिल्कुल। तो पहले इसके सिम्टम पूछने पड़ेंगे हमें। जी बिल्कुल बिल्कुल। क्या इस बच्चे को जुकाम, डस्ट, एलर्जी ज्यादा देर तक रहा? ठीक ठीक। किसकी है ये जन्म कुंडली बेटा? ये इनके हस्बैंड की कुंडली है बेटा। इनको जुकाम, डस्ट, एलर्जी नहीं रहा है पहले। ठीक है, कोई बात नहीं। अब यहां पर चक्कर क्या है? यहां पर ये दशा, लेकिन जब से ये शनि की दशा आई है लाल किताब के अनुसार, यहां काम कौन कर रहा है? मंगल, शनि और चंद्रमा, ये काम कर रहे हैं। तो ऐसी अवस्था के अंदर मंगल ये बैठा है, शनि ये बैठा है और चंद्रमा ये बैठा है। तो इस अवस्था में जो मर्जी को हो, राहु की दृष्टि, यहाँ पर ये राहु ये लाभ को किसी ना किसी तरह से बिगाड़ रहा है। एक तरफ मंगल यहाँ ये घर के अंदर या तो बीमारी या क्लेश वाली अवस्था कोई ना कोई पैदा करेगा, लेकिन ये मित्र जुंडी बैठी है, हर 5वां मित्र होता है, चाहे बुरा भी करे लेकिन मदद करके कुछ ना कुछ अच्छा जरूर चलाता रहेगा। जी गुरुजी। ठीक है। लेकिन ये सूर्य शनि जो इकट्ठे हैं, तो ये सूर्य खराब हो रहा है, सहन शक्ति खराब हो रही है। इसके अंदर जो मैंने कमियां बताई हैं, वो कमियां अंदर आती चली जाती हैं, यानी कि किसी ना किसी तरह से जल्दबाजी और ध्यान का भटकना, ये चीज साथ में आता है। गुरुजी हम यहाँ से सूर्य को ही निकालेंगे, शनि तो पक्के घर में है। इस राहु को ही अगर ठीक कर दिया तो तब भी ठीक हो जाएगा। गुरुजी सूर्य भी तो प्रॉब्लम करेगा। 11वें और 8वें का संबंध है बेटा। नहीं गुरुजी, सूर्य को भी निकालना जरूरी होगा। बेटा मैं वही तो कह रहा हूँ, पहले राहु को निकालना जरूरी है। ठीक है, राहु को निकाल दिया। सूर्य फिर बाद में आता है। फिर अपने वजन के बराबर गुड़ गेहूं लेके मंदिर के अंदर दो, ताकि शनि की दृष्टि सूर्य के ऊपर पड़े, शुक्र अच्छा हो। और जबकि ये शुक्र भी बुरा है, ये शुक्र यहाँ बुरा बैठ के घर में क्लेश, बीमारी, बच्चों के सुख, पति के सुख को किसी न किसी रूप में खराब कर रहा है। और यहाँ पर फिर भी अपने पास से भी खुद में जल्दबाजी होकर के कोई ना कोई प्रॉब्लम में खड़ी हो जाती है। तो करना क्या है? 4 किलो सिक्के के 4 टुकड़े जल प्रवाह, वजन के बराबर गुड़ और गेहूं लेकर के मंदिर के अंदर ये करना है। और यहाँ से इन दोनों को हटाना बहुत ज़रूरी है। तो 43 दिन 100 ग्राम चावल, 100 ग्राम देसी खांड लेकर के दान करो, और उसके बाद हर मंगलवार को चावल और देसी खांड का दान करते रहो, जिंदगी अच्छी हो जाएगी। और ये जो अभी ये हॉस्पिटल या कोर्ट कचहरी भी कराने के लिए बैठा, वो सिक्के के उपाय के साथ ही सब ठीक हो जाएगा। वो ठीक हो जाएगा। खुद को बीमारी आने लगे तो चांदी के गिलास के अंदर पानी, दूध पानी पीना शुरू करो, बीमारियां भाग जाएंगी। सर अभी इनको जो प्रॉब्लम है, लीवर सिरोसिस की प्रॉब्लम है, अभी बहुत प्रॉब्लम है इनको। और
और अभी 2 साल से ये हॉस्पिटल जा रहे हैं। हाँ। मतलब आईसीयू में जाते हैं, हर 15 दिन के बाद आईसीयू में, मतलब 48 लाख रुपए इनके ऊपर लग चुका। मेंटली भी और फिजिकली बहुत परेशान है हम लोग। बेटा मैं यही कह रहा हूँ हाँ। कि यहाँ पर सबसे पहले हमें इस बीमारी को हटाना है। मैंने ये पहले इंडिकेट करके कहा है कि लाभ को ठीक करना है, इसको हटाओ। दूसरा, गुड़ गेहूं मंदिर पहुंचाओ। अच्छा। और तीसरा, चावल देसी खांड 43 दिन दान करके हाँ। इनको हर मंगलवार को चावल देसी खांड दान करना है, तो इससे लीवर ठीक होने लगेगा और ये सारी प्रॉब्लम ठीक होकर के घर में कलेश और बीमारी हटके पैसे आने वाले हालात बनेंगे और सुख अपने आप इकट्ठे होंगे। ठीक है सर, ज़्यादा दिक्कत करा। हाँ बेटा, ज़्यादा तो है, लेकिन हमें उपाय करने का समय तो चाहिए ना। तो इसीलिए सबसे पहले लेड वाला उपाय करियो, उसके बाद गुड़ गेहूं का अगले दिन कर दे, उसके अगले दिन से चावल देसी खांड शुरू कर दे। तेरे को पहले 1.25 महीने में फर्क नजर आ जाएगा। ठीक है, कुछ सुखी रहे। मनप्रीत जी एक दूसरी कुंडली लगाइए। 4 जून 1993 2:54 AM जयपुर। ये कुंडली किसकी है? आइए। कोई प्रेडिक्शन करना चाहेगा? लगन का शुक्र है जिसकी महादशा चल रही है, अब ये 30 अप्रैल 2025 से, जो कि ख़राब है सूर्य केतु दूसरे की वजह से भी। और तो ये कागरेखा बन गया शुक्र। हेल्थ इशू, इम्यूनिटी से रिलेटेड, बॉडी की इम्यूनिटी वीक होगी इस समय में। और लाल दशा मंगल 5 का, जो कि शनि पे दृष्टि है मंगल पर, तो ब्लड रिलेशन इशू भी हो रहे होंगे। गुरु 6 में है, सूर्य गुरु का योग अच्छा, लेकिन महादशा के हिसाब से अभी और शुक्र की टक्कर है चंद्र राहु को, तो शरीर का पानी वो खराब, और राहु अचानक परेशानियां दे रहा होगा। और शुक्र और राहु चंद्र का 11-8 का योग ये भी खतरनाक है, शनि और चंद्र राहु का, तो ये भी हॉस्पिटल के चक्कर। और बुध तीसरे का भी खराब है, जिसकी दृष्टि शनि पर, ये भी खराब, शनि बहुत खराब हो रहा है। शाबाश, काफ़ी नज़दीक हो, हिम्मत बांध के और बोलो। मेन इशू जो इनको है वो हेल्थ से और शरीर की इम्यूनिटी से रिलेटेड ज़्यादा होगा सर। अगर शनि को बढ़ावा दिया, यानी मकान कंस्ट्रक्शन रेनोवेशन कुछ किया, तो बहुत ज़्यादा नुकसान, और प्रॉफिट भी खराब, लाभ की स्थितियाँ सब खराब। तुमने बिल्कुल ठीक बोला। शुक्र की महादशा चल रही है, शुक्र को दोनों तरफ से चोट पड़ रही है। तो शुक्र यहाँ कारक किसका होता है? लग्जरी का, कमाई का, धैर्य का, सब्र का। तो चोट पड़ गई तो क्या हो गया? सब खराब हो गया, स्वास्थ्य को भी इम्पैक्ट कर सकता है। दूसरा, यहाँ पर शुक्र लगन में 5वें घर में मंगल बद, तो पेट और आंखों से संबंधित दिक्कत, गैस एसिडिटी, और ये दे करके, और साथ में कोई ना कोई ऐसी चीज जिसके अंदर की जवानी के सुखों की आशा हो लेकिन भोग ना पाए। ठीक है। तीसरा, ये बुध आ गया। अब ये बुध खराब हो गया शनि के 11वें घर में बैठने से, चंद्र राहु के मिलने से अगेन बुध खराब हो गया। तो अब जब से ये बुध लगा है, अब ये इंसान को किसी भी तरह से मूर्ख और बुद्धू बना सकता है, किसी भी एक चीज पे अटका सकता है, किसी भी चीज के कारण पागल कर सकता है और कामकाज से बेकार कर सकता है, माँ बाप की खिलाफत करवा सकता है। समझ गए? कोड़ी के जितने भी सिम्टम है सर। तो अब स्वास्थ्य, बुद्धि और कर्म तीनों चीज हिल गई। इसकी शादी हो गई क्या? जी नहीं, अभी नहीं हुई। हाँ, अब ये बताओ ये काम क्या कर रहा है? ये MNC कंपनी में है। इसके पेट और आंखों का क्या हाल है? पेट भी खराब रहता है, आंखें भी खराब है। और इसके अंदर गुस्सा कितना है? गुस्सा तो है। अब ये किसी चीज के पीछे पड़ के जिद में तो नहीं अड़ा हुआ, जैसे मैंने शादी नहीं करनी, मैंने तुम्हारी पसंद की नहीं करनी, या मैंने वही करनी है, ऐसा कुछ? अपनी पसंद की करनी है। पसंद की करनी है, पसंद की नहीं करनी, जो तुम्हें पसंद नहीं है, जो यही है ना पंगा? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, जिसे ये पसंद करता है वो पहले से मैरिड तो नहीं है? जी नहीं भाई, ज्यादातर तो ये बच्चे वाली भगा के लाते हैं। ठीक है, इनका ये पंगा होता है। गुरुजी, ऐसा भी तो कोई योग दिखाई नहीं दे रहा ना। नहीं, हालात नहीं दिखाई दे रहे, योग तो यहाँ बना हुआ है। जब भी लगन में शुक्र हो और 5वें घर में मंगल हो, बेटा ये दुनिया के सबसे टॉप के आशिक होते हैं। लेकिन इसमें अगर बुध अच्छा हो जी, तो ये आशिकी बड़ी प्यारी करते हैं और दूर तक निभती है। लेकिन अगर बुध खराब हो जाए तो ये
पंगेबाजी वाली आशिकी जो डिप्रेशन दे, काम से छुड़ा दे, तंग कर दे, माँ बाप से खिलाफत करवा दे, ऐसी आशिकी करवाते हैं। जी सही कह रहे हैं आप, इसी टाइप का हो रहा है। बिल्कुल ऐसे ही टाइप का हो रहा है। उपाय चाहिए जी, उपाय ही चाहिए। 7 शुक्रवार 1 किलो लाल जवार सफेद रेशमी कपड़े में बांध के घास वाली जमीन या खेती की जमीन में दबा दो। जी ठीक है। उसके बाद ढाक के 7 पत्ते लेके दूध के साथ धो करके उन्हें वीरान जमीन में खड्डा खोद के दूध के साथ धो के पहले वो खड्डे में वो रखो, ऊपर एक काले रंग का पत्थर रख दो। शनि बैठा ना 11 में, जी काले रंग का पत्थर रख के खड्डे को बंद कर दो। जिस औजार से खड्डा खोदा है और जिससे दूध लेकर के गए हो वो दोनों चीज वहीं फेंक दो और घर आ जाओ। उसके बाद हर 3 महीने में माता रानी को चांदी का छतर चढ़ाओ, चांदी का छतर चढ़ाओ और हर रोज मूंग साबुत पानी में भिगोकर सिर्फ 1 चुटकी पिसी हुई फिटकरी डाल के, ज्यादा मत डालना, पक्षियों के गले खराब हो जाएंगे, पाप लगेगा। ठीक है। 1 चुटकी फिटकरी लगा के इसके सराहने रखो और सुबह उठ के पक्षियों को डालते रहो। ये कम से कम 2 साल तक करना है। जी ठीक है। ये बेटा उपाय करवाओ। और घर की जो पश्चिम की दीवार है, पश्चिम की दीवार के साथ 1 माणिक्य, 2-3 माणिक्य ले लो और थोड़ा सा गुड़ लाल कपड़े में बांध के वहां पर दीवार के अंदर एक जगह बना के वहां रख दो, पश्चिम की दीवार के अंदर। ठीक है जी। तेरा बेटा ठीक हो जाएगा, अच्छा काम करने लगेगा, स्वभाव का अच्छा हो जाएगा और शादी तुम्हारी मर्जी से कर लेगा। शादी कब तक योग बन रहे हैं गुरुजी? शादी के योग कब तक बन रहे हैं? मनप्रीत बता जरा 7वां घर। आज आपको सबको सिखाने लगा हूं कि शादी के योग कैसे देखते हैं। 7वें घर का कौन है? शुक्र बेटा। तो अब महादशा के अंदर जाओ। महादशा में अंतरदशा देखनी है। ये अंतरदशा किसकी चल रही है? अच्छा, शुक्र में अभी शुक्र ही चल रहा है। ठीक है। तो बेटा इसका तो 30/4/2025 से ही शादी का योग शुरू हो गया था। जी ठीक है। अब प्रियंतर कहाँ है? और 2025 से लेके अब 30/4/2025 से लेके 19/11/2025 तक इसकी शादी का योग चला है। ठीक है। वो तो निकल गया, वो निकल गया गुरुजी, पर उसने शादीशुदा जिंदगी वाले सुख पा लिए होंगे। अब ये कह नहीं सकता गुरुजी। और अब आएगी अंतरदशा। और किसकी इसके बाद आ रही है? कब आ रही? सूर्य की आएगी। कब आ रही है? 29/8/2028 को। और ये रही प्रियंतर 7/7/2029 से 28/8/2029 के बीच में इसकी शादी का योग है। इससे पहले नहीं है गुरुजी? उपाय कर लो, फिर जल्दी हो जाएगी। ठीक है। खुश रहो, सुखी रहो। अगली कुंडली लगाइए मनप्रीत जी। 8 सितंबर 1976, 8 सितंबर 1976, 2:48 म्यूराबाद है भाई, इलाहाबाद यूपी, जो प्रयागराज है ना। इसकी कुंडली की प्रेडिक्शन कौन करना चाहेगा? फर्स्ट आप करेंगे, आ जाओ। क्या नाम है आपका? शालिनी। कहाँ से शालिनी जी? द्वारका। प्रणाम। कुंडली इसका केतु 4th हाउस में, केतु पहले है, राहु बाद में है, तो शनि जाति स्वभाव से अच्छा है। और इसके मदर को हेल्थ इश्यूज होंगे। शनि 7th हाउस में है तो इसका कामकाज अच्छा होगा क्योंकि शनि जाति स्वभाव से अच्छा है, लेकिन मैरिड लाइफ बिल्कुल खराब। गलत। मैंने अभी जो लेसन डांट डांट के 2 जनों को दिया, तीसरी तुमने सेम गलती करी। दशा और महादशा। हाँ, महादशा है ना। पहले महादशा और लाल किताब दशा दिखाओ बेटा इसे। लाल किताब दशा शनि की है, महादशा किसकी है? महादशा बुध की। बुध की। ठीक है बेटा, अब बोलो। क्योंकि शनि का जातीय स्वभाव अच्छा है तो शनि इसके कामकाज के लिए तो बहुत अच्छा होगा। और चंद्र बैठा हुआ है धन भाव में तो इनकम इसकी अच्छी होगी, लेकिन इसकी मैरिड लाइफ अच्छी नहीं होगी। और राहु बैठा हुआ है 10th हाउस में वर्क प्लेस पे, तो इसके वर्क प्लेस पे कुछ ना कुछ उथल पुथल चलती ही रहेगी। और रही बुध की, बुध जो बैठा हुआ है इसका 9th हाउस में बैठा हुआ है मंगल शुक्र के साथ में, तो बुध भी यहाँ पे अच्छी कंडीशन में नहीं है। इसकी बहन बेटी बुआ को तकलीफ होगी। सूर्य 8th हाउस में बैठा हुआ है और क्योंकि 8th हाउस मंदा तो 10th हाउस डबल मंदा, तो राहु तो ऑलरेडी 10th हाउस में है ही। शाबाश। पहले ये बता बेटा जी, तू ज्योतिष कहाँ से सीख रही है? आपसे। हाँ,
आपकी क्लासेस लिए ऑनलाइन। शाबाश। इसने काफ़ी हद तक सच बोला, लेकिन एक जगह चूक कर गई। तो कोई बात नहीं, जब कोई नया सीखता है तो छोटी छोटी चूक जायज़ होती है, बल्कि वो बाद में नसीहत बन के हमेशा के लिए बच्चा पक्का होता है। जाति स्वभाव के ऊपर शनि अच्छा, ये बहुत अच्छा शब्द इसने बोला, ये बहुत अच्छा शब्द बोला। थैंक यू। जो तुमने कमाई अच्छी कही वो इसके कारण नहीं है, वो कमाई है सूर्य देव की दृष्टि चंद्रमा पे, जो कहते हैं सूखे कुएं भी पानी से भर जाएंगे, वो धन भाव में बैठा है ना, तो वो इसकी वजह से है। लेकिन अब ये शनि और साथ में बुध मेन महादशा में, शनि लाल किताब दशा में चल रहा है, तो ऐसी अवस्था में ये शनि की दृष्टि किस पे पड़ी? मंगल और बुध पे। तो ये किनकी कुंडली तुम्हारी बेटा? सर नॉन की है एक। अच्छा एक बात बताओ, इनके मामा कितने, उनका क्या हाल है? बुरा हाल है। और इनके घर में कोई मेंटली रिटायर्ड या किडनी या लीवर का कोई दिक्कत वाला कोई बंदा? गुरुदेव इनके घर में जिस जातिका की कुंडली है वो स्पाइनल कोड उनकी जो है टूटी हुई है, 2016 से बेड रिडन है। बिल्कुल। और 2009 में बोन टीबी हुआ था स्पाइनल में ही। बिल्कुल ठीक है। वो दोबारा आया 2016 में। अब सुनिए, लाख अच्छा शनि हो लाख बुरा शनि हो, ये काउंट ही नहीं करना। काउंट ये करना है कि शनि की दृष्टि अगर मंगल बुध के ऊपर पड़ गई तो ये दुनिया के टॉप क्लास नर्क योगों में से है। और ऐसी अवस्था में ये शनि की दृष्टि जब मंगल बुध पे पड़ती है, सबसे पहले मामे बर्बाद होते हैं, और जब मामे बर्बाद हों तो उस वक्त में ये खराबी के ऊपर होता है। लेकिन आज क्या आप मेरा लेसन याद करिए, मैंने कहा जब भी ये मियाँ बीबी इकट्ठे हो जाएंगे, यानी कि शनि शुक्र आपस में मिलकर किसी एक को भी देख लिया जो कि सूर्य के मित्र है, उनका हाल खराब करेंगे। यही शब्द बोला मैंने। अब इन्होंने क्या कहा कि ये दोनों मिल गए, इनको बॉन टीबी कहा तुमने? हाँ जी सर, स्पाइनल कोड में गुरुदेव। स्पाइनल कोड में। अब ऐसी अवस्था में इन्होंने सत्यानाश किसका किया? ये जो मज्जा हमारी, हमारे कैल्शियम और ये खून, समझा, ये मंगल और बुध मिलकर के बिल्कुल बर्बाद हो गए इस शनि और शुक्र की आपसी दृष्टि के कारण। समझ गए? जी गुरुदेव। अब ऐसी अवस्था के अंदर या तो शुक्र इसकी कैटेगरी से निकलना चाहिए या शनि को यहां हटाना पड़ेगा। अच्छा एक बात रह गई, इसकी कमाई क्या है? सर गुरुदेव 2016 से तो बेड रिडन है ना। हाँ। घर का कोई सुख नहीं है, मौतों का मंजर चल रहा है। हाँ। इकलौता एक डॉगी था जो इनके जीने का सहारा था, वो भी अभी मर गया फरवरी में। डॉगी? और उसी के एक हफ्ते बाद अभी इनका बड़ा ब्रदर भी मर गया। अभी मैंने क्या कहा था कि जब भी शनि शुक्र आपस में मिल जाएंगे, ये घर के बच्चों के लिए बहुत भारी है, ये मौतों के कारक बनते हैं। तो देखो वो वही शब्द बोल रहे हैं, बीमारियों का मंजर खत्म नहीं हो रहा, घर के कोई सुख नहीं है, आमदनी है नहीं। अब इसको क्या करना है? इसको सबसे पहले, क्योंकि अब ये बुध और शनि का मेल चल रहा है, तो सबसे पहले 43 दिन लगातार 60 ग्राम साबुत सुरमा जमीन के अंदर दबाओ। 43 दिन लगातार 60 ग्राम साबुत सुरमा जमीन के अंदर दबाओ। उसके बाद में तांबे के लोटे के अंदर मूंग साबुत भर के ये 27 मंगलवार मंदिर में दो। 27 मंगलवार मंदिर में दो। और इसके साथ ही अब हमें केतु को भी ठीक करना है, क्योंकि केतु और चंद्र का भी टकराव है, इधर वैसे सूर्य और राहु का भी है। तो ऐसी अवस्था में अच्छा ये रहेगा इन दोनों के लिए सतनाजा, 7 अनाज मिक्स करके, जिसमें बाजरा जरूर हो, वो मिक्स करके रोज पक्षियों को डालना शुरू करें। तो 43 दिन 60 ग्राम साबुत सुरमा, 27 मंगलवार तांबे के लोटे में मूंग मंदिर में, और हर रोज सतनाजा अगर ये पक्षियों को देगा तो बेटा जीवन चल पड़ेगा, वरना इसके मामे भी बर्बाद और ये भी बर्बाद, अपने आप हालात खराब हो गए। ठीक है? ठीक है गुरुदेव। खुश रहो बेटा, सुखी रहो। शाबाश बेटा, तूने बहुत अच्छी ट्राई की। एक क्वेश्चन है मेरा। हाँ। तो जैसे शनि 7th हाउस में आया तो मैरिड लाइफ तो रद्दी हो गई, क्योंकि चाहे वो हुई नहीं या होती तो भी बर्बाद हो जी, किसी भी कारण से हो गई। दूसरा बुध खराब हो गया
तो बहन बुआ बेटी पे ना आके उसकी नसों पे दिक्कत आई, जिसकी वजह से वो बेड रिडंटन हो गई। यही है सर? बिल्कुल यही है। और सुन, बुध जिसके साथ बैठता है ना बेटा, उसका फल देता है। ये मंगल के साथ बैठा है। शनि की दृष्टि मंगल और बुध पे पड़ जाए, या तो घर में कोई मेंटली रिटायर्ड, या ब्रेन स्ट्रोक वाला, या किडनी लीवर की दिक्कत वाला, या कैंसर अल्सर की दिक्कत वाला, ठीक है, ये बनाता है। ये शनि की दृष्टि में पड़ते ही ये इसके बचपन से ही खराबी योग शुरू हो गए। तो सबसे पहले यही उपाय जो मैंने आज बताए हैं ना, अगर उस वक्त कर देते तो आज इसके मामा खुशहाल होते, उनके हालात अच्छे होते। फिर ये उपाय अगर पहले ही कर देते तो बेटा इसकी मैरिड लाइफ भी बहुत अच्छी होती, ये आदमी ज्योतिषी भी होता, ये आदमी ज्योतिषी भी होता, जुपिटर फिफ्थ या हाउस। ज्योतिषियों के संबंध में होता। अच्छा ठीक है, ये होता और बहुत अच्छा कामकाज कर रहा होता अगर ये सतराजा शुरुआत से डालता। तो बेटा एक ही बात कहना चाहूँगा, एक कहावत आप लोगों ने सुनी है, दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे ना कोई, जो सुख में सिमरन करे तो दुख काहे को होए। ये जो कहावत है मेरे को 100% ज्योतिष के ऊपर लगती हुई महसूस होती है कि जब आपका जीवन सुखी और अच्छा चल रहा है, जब आप बहुत अच्छी अवस्था में हो, उस वक्त अपनी जन्म कुंडली दिखा करके अगर आप उसके उपाय करते रहते हैं तो दुख नहीं आएगा। और जब दुख आ गया तब आपने इलाज करने शुरू किए तो रिलीफ मिलेगा, लेकिन तब तक दुख तो पा चुके। लेकिन अगर पहले ही करके चलते हो तो दुख आएगा, हाथ लगा के एक ही दिन में निकल जाएगा, ज़्यादा बड़ी तकलीफें नहीं पाओगे। तो इसीलिए इस गाने को या कहावत को याद रखो कि दुख में सिमरन हर करे, सुख में करे ना कोई, जो सुख में सिमरन करे तो दुख काहे को होए। तो बेटा अपने अच्छे वक्त में ज्योतिष के उपाय करके अपने आप को दुखों से दूर रखो और कहते रहो बस अब दुख और नहीं। ठीक है कृष्णा, सुखी रहो बेटा। गुरुदेव ये सर्जरी के लिए जाए उसमें करवाना ठीक रहेगा? देख बेटा, अब यहाँ बुध की महादशा थी, शनि की लाल महादशा। अब शनि कहाँ बैठा है? 7वें घर में। 7वें घर के जो हम कारक अभी मुनि अगस्त जी वाले सूत्र में देखते हैं तो यहाँ बुध और शुक्र दोनों कारक निकल रहे हैं। और जब भी किसी भी ग्रह के अंतर में कारक में शुक्र आ जाता है तो सर्जरी जरूर होती है। तो उसका तो समय चल रहा है, उसका समय चल रहा है। लेकिन इस चलते हुए समय को ठीक कैसे किया जा सकता है? सुरमा दबा के। तो सुरमा दबाने के बाद अगर सर्जरी कराते हो तो कामयाब है, नहीं तो ये कॉम्प्लिकेटेड भी हो सकती है और तकलीफदेह हो सकती है। ठीक है। और एक क्वेश्चन और था गुरुदेव, इनका पूरा जीवन ना इसमें निकल गया कि घर से बाहर जाके कुछ कर सके, और घर में मौतों का मंजर और घर वालों का कोई साथ नहीं मिला। क्या तोता भी पाल रखा था इन्होंने? नहीं, डॉग। और बकरी भी कभी पाली? नहीं, सिर्फ डॉग्स। नहीं बेटा, फिर इनके घर पे पक्षियों ने भी ना अपने घर बनाए हुए होंगे, इनके घर के छत पे पक्षी बहुत आते होंगे, समझेंगे ना, उसके कारण ये ज़्यादा बड़ी तकलीफें रही। इनको उपायों को करके ठीक कर ले। ठीक है, जकर क्या। ठीक है, शुक्रिया। 28/6/1969 5:55 AM, रांची, झारखंड। किसकी कुंडली है? आप आइए प्लीज। गुरुदेव को कोटि कोटि प्रणाम। इस कुंडली की प्रेडिक्शन कौन करेगा? जय गुरुदेव गुरुजी, मेरा नाम गौतम है, मैं दिल्ली में रहता हूँ। जी। इसमें हम देखते हैं कि भी महादशा है चंद्रमा की और लाल किताब दशा है बुध की। गुरुजी इसमें तीसरे घर में गुरु केतु जो बैठे हैं वो बहुत शुभ हैं इसमें, और सूर्य है बैठा है 12वें घर में जो बहुत खर्चे करवाएगा, और शनि जो है वो 10वें घर में बैठा है, और चंद्रमा मंगल भी अच्छा योग 5वें घर में बना रहा है, मगर इसकी दृष्टि राहु के ऊपर है, और गुरु केतु की दृष्टि भी राहु के ऊपर है, और 11वें घर में जो है आपका बुध और शुक्र है। विशाल बोलो बेटा। जय माता दी गुरुदेव। जय माता की बेटा।
इसकी चंद्रमा की महादशा चल रही है, तो आपको नजर नहीं आ रहा कि शनि 10वें में बैठ के 8वीं दृष्टि मार रहा है चंद्रमंगल पे? बुध शुक्र 11, चंद्रमंगल की दृष्टि, चंद्रमा की दृष्टि बुध और शुक्र पे, लाभ स्थान खराब, गला खराब, छोटी मोटी बीमारियां। किसकी कुंडली है? मेरी कुंडली है। हाँ जी। आपके लाभ स्थान का क्या हाल है? पैसा टिकता नहीं है। हाँ। पैसा हमेशा खत्म हो जाता आपकी पिंडलियों में प्रॉब्लम रहती है? हाँ, दर्द होता है। हाँ, ठीक है। और सबसे मेजर प्रॉब्लम क्या है कि नर्क योग बना हुआ है जो 5वें घर में पेट का भी हो गया। हाँ, पेट की प्रॉब्लम। पेट की भी प्रॉब्लम रहती है। ठीक है। जो सूर्य की दशा थी, ये मेरा एक सवाल है आपसे, क्या आपको ऊपरी असर हुआ? ऊपरी कुछ दिखाई देता है ऊपरी असर, ऐसा कुछ? नहीं, मेरी 2 पत्नियों की मौत हो गई है। हाँ। और दोनों की दुर्घटनावश मृत्यु हुई है अस्पताल में। तो मेरे को लगता है जैसे ऊपरी बाधा मेरे पे हावी है। वैसे कभी वो बात नहीं कर रहा हूँ मैं, जैसे आपको कुछ दिखाई देना या किसी तरह का ऊपरी असर आपको महसूस होना? नहीं, ऐसा तो कुछ ऐसा कुछ नहीं। क्योंकि गुरु केतु के जो योग है ये एक बहुत बुरा योग है यहाँ पे बैठा हुआ। क्योंकि जब भी बृहस्पति और केतु इकट्ठे हों और बृहस्पति की जड़ के अंदर राहु बैठा हुआ है, तो ये बृहस्पति और केतु नीच होता है तीसरे घर के अंदर, तो ये बहुत बुरा योग है तीसरे घर का, जो कि शायद अभी आपकी कुंडली में चल नहीं रहा है, लेकिन जिस दिन चलेगा ये भी बहुत प्रॉब्लम करेगा। गुरुजी से कोई क्वेश्चन करना चाहेंगे इस कुंडली को लेके? मेरे को बस यही जानना है कि मेरी 2 पत्नियों की मौत हो गई। तुम भी बोलो। गुरुजी, इसमें जो मेरे को समझ में आया है 2 कंसेप्ट है। एक को शनि की दृष्टि सूर्य पे है तो मंगल खराब शुक्र खराब, और वो सांझी दीवार जो है शुक्र के मित्र की है, तो सूर्य शुक्र शनि शुक्र मिल गए तो भी मंगल खराब। इसके लिए ताड़ी होनी चाहिए। इसने आज का लॉ कैप्चर कर लिया ये। और यही सबसे बड़ी चीज है कि जिसने लॉ याद रख लिया वो जिंदगी में कुछ भी प्रेडिक्ट करने में अपने आप सक्षम हो जाता है। इसके अंदर मेजर देखने वाली चीज क्या है? नॉर्मल तो से बहुत अच्छी कुंडली देखी विशाल भारद्वाज ने, बहुत अच्छी, इसके लिए भी ताड़ी होनी चाहिए। लेकिन इसने कमाल कर दिया, इसने लॉ पकड़ लिया। अब है क्या? ये शनि की तीसरी दृष्टि में सूर्य, ये अपने बाप को ले गया पकड़ के। अब जब ये दोनों इकट्ठे हुए, अब शनि की 8वीं दृष्टि चंद्र और मंगल पे, तो चंद्र और मंगल दोनों तबाह कर डाला। घर की मन की सुख शांति, रुपया पैसा, प्रॉपर्टी, बेटा इन सब का ये दुश्मन बन गया, समझ गए? और ऐसी अवस्था के अंदर ये शुक्र, शनि देखता है जब सूर्य को, तो शुक्र को प्रबल करता है। तो शुक्र को प्रबल, उसकी 2 पत्नियां मर गई, यानी कि 2 बार शुक्र उसे मिला। ये तीसरी बार फिर तैयार बैठा हुआ है, अभी भी करेगा। लेकिन जब तक शनि की, अब यहां से शनि को हटाना तो महामूर्खता है, क्योंकि राहु भी अगर 9वें में है तो बेटा ये शनि, ये तो मेन खास बन गया काम करने वाला। तो ऐसी अवस्था में जब तक हम ये चंद्र मंगल को नहीं हटाएंगे, ये पाप करना बंद नहीं करेगा। यानी अगर ये तीसरी भी ले आते वो भी गई, समझ गए? तो ऐसी अवस्था में 43 दिन लगातार चावल देसी खांड मंदिर में दे, और उसके बाद जीवन भर 200 ग्राम चावल, 200 ग्राम देसी खांड हर सोमवार को मंदिर में जाना चाहिए। इसका ख्याल रखना है, ठीक है? तुम्हारे बच्चे कितने खराब हुए? बच्चे तो खराब नहीं है। बच्चे पहली पत्नी से 1 लड़की है और दूसरी पत्नी से 2 लड़के हैं। अच्छा, नहीं मैं कह रहा हूँ उनके अबॉर्शन या मिसकैरेज हुए, पता दोनों पत्नियों में से किसी के? नहीं, किसी के नहीं हुए। क्योंकि ये जो योग है बृहस्पति केतु का मेल, ये कई बार बच्चे भी खराब करता है। और तुम अकेले हो या 3-4 भाई हो? नहीं, भाई मैं अकेला हूँ। भाई अकेले हो ना? और तुम्हारे पिता 3-4 भाई कितने रहे? तो भाई 3 है, भाई है पिता। 3 भाई रहे। तो ये कैसे? राहु 9वें में, केतु तीसरे में, ये 3 का संबंध जरूर होता है। तुम्हारी बहनें कितनी हैं? बहनें 2 है। बहनें खराब हुई हैं, बहनें तो खराब हुई हैं। हाँ, मदर को हुआ था। क्योंकि ये 3-4 बहनें देता है, हाँ, या 3-4 भाई देता है ये, ठीक है ना? इधर ये, उधर तेरे पिता के भी 3 या 4 भाई रहे होंगे, 3 भाई, ठीक है ना? ये रहे होंगे। तो ये चीज बताती है कि यहाँ केतु प्रबल है, ठीक है? केतु प्रबल जब ये तीसरे घर में होता है, ये मंगल को फिर खराब करता है, ठीक है? उधर से शनि ने सूर्य को पकड़ के पूरी ताकत के साथ बर्बाद किया चंद्र और मंगल को। तो ऐसी अवस्था में बेटा तेरे कान में सोना, गले में सोने की चेन, हर रोज केसर का तिलक, नाभि जुबान माथे पे, सर पे चोटी रखना,
ठीक है। और ये 43 दिन चावल देसी खांड का दान करके फिर उसके बाद सारी जिंदगी इसको हर सोमवार को करते रहना, मात्र इतना। अब अगला, अगर तुम्हारा काम घूम के करने वाला हुआ तो तुम बर्बाद, यानी ज़्यादा ऊंचे नहीं जाओगे। अगर तुम बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करने वाले हुए तो भी डूबोगे। लेकिन अगर तुम बैठ के ऑर्डर दे के काम करवाने वाले हुए तुम बहुत अमीर बनोगे। तुम्हारा काम क्या है? सेल्स का काम था, वो भी छूट गया, मतलब घूमने वाला काम था। तो बेटा भटकोगे तो यही होगा, है ना। अभी आज भी मैंने ये थ्योरी बोली कि 10वें घर के अंदर अगर शनि बैठा है, अगर आदमी ऑर्डर दे के काम करवाने वाला है तो वो अमीर बनेगा, और खुद नौकर बन के भटकता फिरेगा तो वो गरीब बनेगा। तो देखो आज थ्योरी आपके सामने सच हो गई। इनका काम सेल्स का रहा। तुम्हें काम वो करना है जिसके अंदर बैठे रहो, और वो सबसे उत्तम होगा, ठीक है। और तुम्हारी प्रॉपर्टी और पैसा कैसे खराब हुआ? प्रॉपर्टी और पैसा तो जान पहचान वाले लोगों ने ही धोखा दिया। तुम्हारी बहनों के साथ भी कोई टसल रही है? बहन तो एक एयर होस्टेस है, लेकिन उनका भी पैसा खराब हुआ है। हाँ, उनका भी पैसा किसी ने चोरी कर लिया। वहाँ ठीक, ये उपाय कर ले, और जब तेरे ये सारे काम सुलट जाएं, फिर बढ़िया सा एक पेन मेरे लिए लेके आना जब नई बीवी लेके आएगा, ठीक है। सुखी रहे। छुके उसको न गुजरे अंधेरा, रहता है तू जिसके मन में, तन के पिंजरे में जो कैद मोह माया है, उपकार तेरा है उनसे आजाद कराया है, कृपा से तेरी गुरुदेव तू भी। जिस तरीके से वो सिखाते हैं तो उनके इतने सिंपल सरलता से सिखाने से और समझाने से मेरा इंटरेस्ट डेवलप हुआ, तो मैंने उनका स्टूडेंट बन गया। और मेरा पूरे परिवार की कुंडलियाँ मैं हर साल 4 बार उनसे मिलता हूँ और उनके उपाय लेता हूँ, और उनके उपाय से मुझे बहुत बेनिफिट मिल रहा है। मुझको तो पर्सनली काफ़ी अच्छा लगा। काफ़ी लोगों ने क्वेश्चंस पूछे गुरुदेव से, और उसमें से कुछ क्वेश्चंस के जो मैंने लिख के लाया तो उसमें से कुछ के मेरे भी आंसर उसमें से ऑटोमेटिकली कंप्लीट हो ही गए।